गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुष सिंगर 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू आईटीईएस इंडस्ट्री में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आज टॉपिक है आईटीईएस इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। आईटीईएस इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं और आईटीईएस इंडस्ट्री किन किन प्रकार की होती हैं और किस प्रकार की इंडस्ट्री में कैसे वर्क होता है, उसकी प्रोसेसिंग को पूरा कंप्लीट आज अपनी क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि जिन्होंने मेरी फर्स्ट क्लास को अटेंड नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट क्लास का लिंक दिया गया है, उस लिंक को फॉलो करते हुए आप जो है फर्स्ट क्लास को ज्वाइन करें, अटेंड करें और इस चैप्टर के जो चैप्टर है आईटीएस इंडस्ट्री का, उसके बेसिक डिटेल्स और आईटी इंडस्ट्री के बारे में समझें। उसके बाद आप आज की क्लास को ज्वाइन करें जिसमें आपसे डिस्कशन करेंगे आईटीईएस इंडस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आईटीईएस आईटीईएस की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आज जानते हैं कि आईटीईएस क्या होता है। व्हाट इज आईटीईएस? Information technology that enables the business by improving the quality of service is called information technology enabled services. सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा किसी भी बिजनेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना या किसी भी सेवा की क्वालिटी को इम्प्रूव करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज कहलाता है। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर होकर कोई भी बिजनेस करा जाता है, कोई भी सेवा प्रदान की जाती है अपने कस्टमर्स को, आम जनता को, उसे ही आईटीईएस कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेब इनेबल्ड सर्विसेज एंड रिमोट सेंसिंग सर्विसेज। स्टूडेंट्स, इसका दूसरा नाम है वेब इनेबल्ड सर्विसेज एंड रिमोट सेंसिंग सर्विस। आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईटीईएस इज आल्सो नोन एज, आपको लिखना होगा वेब इनेबल्ड सर्विसेज एंड रिमोट सेंसिंग सर्विसेज। ऐसा क्यों है, इसका दूसरा नाम क्यों बताया गया कि वेब इनेबल्ड सर्विसेज या रिमोट सेंसिंग सर्विसेज हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज द सर्विस इज प्रोवाइडेड थ्रू वेबसाइट्स और ऐप, क्योंकि इसमें जो सेवा या अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, क्वालिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो भी सेवा आपको कंपनी की तरफ से या किसी बिजनेस ओनर की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो डिजिटल मोड में प्रोवाइड करवाई जा रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, वेबसाइट्स पर और एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स पर। हम बात करेंगे आपसे कि आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज में जो है, जो सेक्टर है, ये किस किस डिपार्टमेंट्स को या किस किस टाइप के सेवाओं को इंक्लूड करता है। ITES covers various departments और sectors like finance, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो कि पैसे का लेन देन, फंड कहाँ से आएगा, कैसे चलेगा, कंपनी कैसे चलेगी, इन चीज़ों का हिसाब किताब रखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, शॉर्ट में इसे HR बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज में या हर जगह ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाफ को रिक्रूटमेंट करने के लिए, उनका पेमेंट का कैलकुलेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए, अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखने के लिए एक प्रॉपर पोस्ट होती है ह्यूमन रिसोर्स, जिसे HR बोलते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ये कवर करता है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य विभाग में। टेलीकम्युनिकेशन, जो कि आज के समय में हमारा नंबर 1 जो है ट्रेंड बन चुका है, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीकॉम कंपनीज में। और मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आज के समय में उत्पादन क्षेत्र में भी आईटीईएस का उपयोग होने लगा है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उनमें जो मशीन्स लगी हुई हैं वो कंप्यूटराइज्ड ऑपरेट हो रही हैं, और इसी वजह से उन कंपनीज को या उन मशीन्स को आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से चल रही हैं। इसी तरीके से जो उन इंडस्ट्रीज के द्वारा या कंपनीज के द्वारा जो अपने क्लाइंट्स को या आम जनता को, अपने कस्टमर को जो सेवा प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसे आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आईटीईएस का कंसेप्ट। हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ आईटीईएस, यानी कि आईटीईएस के फायदे क्या हैं, क्यों यूज कर रहे हैं हम इसको। फर्स्ट है, इट रिड्यूस कॉस्ट
and improve service standards. ये किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी कारखाने, किसी भी उद्योग के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए लागत को कम करता है एंड इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड, और अपनी सेवा में क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। आप मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, आप एग्जांपल लेते हैं, आप कोई भी जो है किराने का सामान मार्केट से खरीदने जाते हैं, वो कहता है ठीक है जी, आप ऑर्डर, आपको नेक्स्ट टाइम से हमारे काउंटर पर, शॉप पर आने की जरूरत नहीं है, आप हमारा नंबर ले लीजिए, आप इस पे जो जो भी आपको आइटम्स परचेज करने हैं आप उनको व्हाट्सएप कर दो और आपको घर पे होम डिलीवरी कर दी जाएगी। तो आप पसंद करेंगे? नहीं करेंगे आप, जाहिर सी बात है आप पसंद करेंगे उसको। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉस्ट घट रही है उसकी, क्योंकि कस्टमर जो है शॉप पर जा रहा है तो उसे प्रॉपर अपना दुकान को मेंटेन करना पड़ रहा है, काउंटर लगाना पड़ रहा है, और कस्टमर्स की देख रेख के लिए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें उसको मेंटेनेंस करनी पड़ रही है। पर जब वो आपको उसे व्हाट्सएप पे आप अपना ऑर्डर भेजेंगे और आपके घर पे आ जाएगा, तो उसे जरूरत नहीं है कि प्रॉपर अपना शॉप मेंटेन करे, काउंटर लगाए और चेयर वगैरह रखे, वो गोडाउन से भी अपना काम कर सकता है। और उसके साथ साथ क्या उसकी स्टैंडर्ड ही बढ़े, अरे ये तो ऑनलाइन भी सामान बेचता है, घर पे होम डिलीवरी देता है। सेकेंड पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इट प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस सेक्टर्स और डिपार्टमेंट्स ऑन वेरियस पोस्ट्स। यानी कि आईटीईएस से अधिकतर विभागों में या अधिकतर सेक्टर्स में, कंपनियों में रोजगार के मौके बढ़ गए हैं। कहाँ कहाँ पे हमें रोजगार मिल सकता है? मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल डिपार्टमेंट्स में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि बीपीओ कंपनीज में, जो कॉल सेंटर कंपनीज होती हैं, उनमें कस्टमर के साथ अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जो ऑनलाइन करते हैं सारा। डेटा एंट्री, यानी कि जब कोई भी कंपनी वाला, कोई भी ऑफिस वाला अपना सारा फैसिलिटीज जो है या सभी सामान अपना ऑनलाइन सेल कर रहा है, अपना ऑनलाइन बेच रहा है, तो उसका रिकॉर्ड भी उसे ऑनलाइन रखना पड़ेगा। तो उसके लिए वो डेटा एंट्री का रिकॉर्ड रखते हैं, डेटा एंट्री के लिए स्टाफ रखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करने के लिए कि आज उसका कितना सामान बिका, कितने की सेल हुई, ये सब रिकॉर्ड रखने के लिए। डेटा वेयर हाउसिंग, और गोडाउन का रिकॉर्ड रखने के लिए डेटा वेयर हाउसिंग। आईटी हेल्प डेस्क, यानी कि रिसेप्शन पे या कस्टमर केयर पे या किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है हमारे प्रोडक्ट से, कंप्लेंट दिखवाने के लिए आईटी हेल्प डेस्क। और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, यानी कि टेलीकॉम कंपनीज में, इन सब जगह हमारे ये रोजगार के मौके बढ़ गए हैं आज के समय में। आईटी, ये सूचना प्रौद्योगिकी के आने से, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो इन सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर होकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर निर्भर होकर जो अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं, उनकी वजह से इन पदों पर, इन विभागों में नौकरी के अवसर बढ़े हैं, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ आईटीईएस इंडस्ट्री, यानी कि आईटीईएस इंडस्ट्री को कुछ अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे, आपको मैंने हाईलाइट की यहाँ पे शो कर रखी है, स्ट्रक्चर आपको पूरा शो कर रखा है। तो देखिए इसमें क्या, इसमें बताया गया है कि आईटीईएस इंडस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 बीपीओ, नंबर 2 कॉल सेंटर, और नंबर 3 बीपीएम। बीपीओ को फिर दोबारा फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, बैक ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस। और नंबर 3 बीपीएम को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, एमएनसीज, आईएसपीज और जीआईसीज। इन सभी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीपीओ से। बीपीओ, बीपीओ सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए जो शब्द है बीपीओ, ये क्या है, इससे मतलब क्या फुल फॉर्म होता है इसका। बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको लर्न करना होगा और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ सर्विसेज मीन्स performing business operations through an outside service provider. It comes under IT services and play a very important role in improving the business performance. BPO एक प्रकार का बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, परंतु आउटसाइड एंड सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो मेन मुख्य कंपनी है, जो मुख्य प्रदाता कंपनी है, यानी कि मान लीजिए हम
अगर एलजी कंपनी की बात करें, आप एलजी का कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या एलजी का एसी खरीदते हैं, एलजी का रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, तो एलजी कंपनी ने वॉशिंग मशीन बनाई और कस्टमर को सेल कर दी। पर वॉशिंग मशीन से रिलेटेड जिस कस्टमर ने वो खरीदी, परचेज की उसकी वॉशिंग मशीन एलजी कंपनी, उसे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एलजी कंपनी को कंप्लेंट करेगा। तो अब वहां पे क्या है, एलजी कंपनी जो है खुद उसको मेंटेन नहीं कर रही है। एलजी कंपनी ने क्या करा, एक छोटी कंपनी को, छोटी मोटी जो कंपनीज होती हैं, एक छोटे मोटे व्यक्ति को, किसी भी जो मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको उसने जो है अपना काम सौंप दिया कि जी ऐसे ऐसे मेरी परेशानी है और आपको ये काम करना, मेरा ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आप स्टाफ रखो कैसे भी करो, मेरे कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको फाइन लगेगा आपको। तो इस टाइप की जो सेवा होती है, जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है किसी बड़ी कंपनीज के द्वारा अदर कंपनीज के थ्रू अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसको कहते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यानी कि आउटसाइड जो मुख्य कंपनी है वो अपने कैंपस से, अपने ऑफिस के बाहर से उसको संचालित कर रही है और अपने कस्टमर से डीलिंग कर रही है। ये भी एक आईटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का हिस्सा है। और किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी संस्थान के लिए अपने बिजनेस को इंप्रूव करने और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ, फर्स्ट है इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। जो मुख्य प्रदाता कंपनी, जैसे हम एलजी कंपनी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो अब उसकी लागत घट जाती है एंड एक्सपेंडिचर, कंपनी की लागत घटती है और कंपनी का जो खर्चा आता है टोटल अपने सारी चीज़ों पे, ऑफिस के मेंटेन करने में, स्टाफ की सैलरी देने में और भी सारी चीज़ों में जो खर्चा आता है वो कम हो पाता है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर कस्टमर, और कस्टमर के लिए दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर को वो जो है अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, कस्टमर को ढंग से सेटिस्फाई कर पाते हैं और अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाते हैं। और थर्ड और लास्ट एडवांटेज इसका, इट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और तीसरा फायदा सबसे बड़ा ये है कि दूसरे व्यक्ति के जो काम सौंपने से, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से, वो खुद तो करेगा नहीं, कंपनी का मालिक जो है, तो क्या करेगा, स्टाफ रखेगा। तो इससे क्या होगा, कुछ जो हमारे युवा जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, जो नए स्टूडेंट्स सब पढ़ के मार्केट में जॉब सर्च करें, उनको रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं सम ऑफ द बीपीओ सर्विसेज आर एज फॉलोज, यानी कि बीपीओ सर्विसेज में, बीपीओ सेक्टर में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में किस किस टाइप की सुविधाएं या किस किस टाइप की कंपनीज जो हैं अपने कस्टमर्स को किन किन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डील करती हैं आउटसाइड के थ्रू। यहाँ पे मैं 9 कंपनीज या 9 सेक्टर्स की बात करूंगा। पहला है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, वित्तीय लेन देन और लेखा भाई खाता के से संबंधित। टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, टैक्स से रिलेटेड, यानी कि जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इसका कंसल्टेशन देना है, जो बड़ी बड़ी टैक्सेशन कंपनी होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी है, इस टाइप। ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, अपने बिजनेस का प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और ई पब्लिशिंग, मान लीजिए जो नए नए राइटर्स आ रहे हैं, प्रोफेसर्स आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, बुक्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे ये सब करते हैं, तो उनको पब्लिश करवाने के लिए। लीगल सर्विसेज, कानूनी सेवा प्रोवाइड करवाने के लिए। कंटेंट राइटिंग, बच्चों का पाठ्यक्रम तैयार करवाने के लिए। मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट का मल्टीमीडिया या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए, बढ़िया से बढ़िया डिजाइन और लोगो बनवाने के लिए। डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज, अब मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो आपको वहाँ पे पता लगता है कि कुछ भी काम करवाना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट लाना है, ये लाना है, ये लाना है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ से बनवाना है और कौन व्यक्ति जो है इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगा, चेक करेगा, तो उन सब चीज़ों के लिए। हेल्थ केयर सर्विसेज, हॉस्पिटल और स्वास्थ्य विभाग में। और दूसरा लास्ट है टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज, जो कि आज के समय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम सभी कस्टमर केयर पर फ़ोन करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा मोबाइल पर इंटरनेट नेटवर्क नहीं आ रहा है, हमने इतने का प्लान का रिचार्ज करवाया था, नेटवर्क की स्पीड कम आ रही है, और ये प्लान, और डीटीएच में हमने रिचार्ज करवाया था, ये प्लान हमारा जो है ये है वो है, तो इससे सब चीज़ जो है टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज से बोलते हैं। तो ये काम होता है सारा बीपीओ सेक्टर का।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब भी काम क्या होता है, बीपीओ सेक्टर का काम होता है, और यहाँ इसके थ्रू हजारों लोगों को आज के समय रोजगार मिला हुआ है। और आप ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम बात करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द बीपीओ सेक्टर। बीपीओ मैंने आपको बताया था, जो स्टार्टिंग में आपको मैंने हायरार्की दिखाई थी, जो क्लासिफिकेशन टेबल दिखाई थी आपको, उसमें बताया था बीपीओ सेक्टर को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला बैक ऑफिस, दूसरा फ्रंट ऑफिस। देखते हैं बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस में क्या कहना चाह रहा है। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव सर्विसेज इंक्लूड इंटरनल बिजनेस प्रोसेसिंग सच एज बिलिंग, परचेजिंग, डेटा एंट्री एक्सेट्रा। यानी कि बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, बैक ऑफिस स्टाफ उसे बोलते हैं जब किसी भी संस्थान में, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में उसके बिजनेस का अंदरूनी कार्य वो करता है, जैसे बिलिंग करना। कोई भी संस्थान है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री को सामान खरीद रही होगी तो उसको बिलिंग करनी, पेमेंट करनी। कोई भी सामान खरीदना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसका रिकॉर्ड को कंप्यूटर पे अपडेट करना, एंट्री करना, तो इन सब चीजों का रिकॉर्ड कौन रखता है? बैक ऑफिस स्टाफ होता है। उसके बाद आता है फ्रंट ऑफिस। Front office executive provides various types of services to the company's customers such as marketing. कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसके नए नए कस्टमर्स को बनाने के लिए, जो कस्टमर बना चुके हैं उनको सेटिस्फाई रखने के लिए, और अपने बिजनेस से जुड़े रहने के लिए, अपनी सेवाएं, हमारी सेवा से वो जुड़े रहे, हमारी कंपनी से वो जुड़े रहे, उनको बनाए रखने के लिए, कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर से रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, संबंध बनाए रखने के लिए जो कार्य होता है, जैसे मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना, ये काम होता है फ्रंट ऑफिस का। इसे आप शॉर्टकट में रिसेप्शन भी समझ सकते हैं। एक स्कूल के लिए रिसेप्शन का ये रोल होता है, या कंपनीज में रिसेप्शन वाला ये काम होता है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। ये स्कूल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, teachers and other staff in computerized way through a data entry clerk called back office। एक स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड का। उसमें क्या तीन प्रकार के जो है लोगों का वहाँ पे आना जाना होता है। पहला स्टूडेंट्स है, यानी कि जो पढ़ने जाते हैं। दूसरा टीचर्स हैं, जो कि पढ़ाने जाते हैं। और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो ऑफिस वर्क है। तो इसमें जो है वो स्कूल क्या करता है, सभी लोगों का, सभी स्टूडेंट्स का, सभी स्टाफ का वो कंप्यूटर पर रिकॉर्ड रखता है कि किस बच्चे की कितनी फीस आ रहा है, किस कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कितनी फीस है। और ऐसी टीचर्स का रखता है कि कौन सा टीचर कब किस तारीख में आया है, कितनी सैलरी ले रहा है, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो उसका जो रिकॉर्ड रखता है, जो एक स्टाफ रखता है कंप्यूटर पे वर्क करते हैं हमारे ऑफिस में, स्कूल में या कॉलेज में, उसको हम कहते हैं बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। While जबकि स्कूल promote the business regarding admission through a staff called front office। और न्यू सेशन के टाइम पर जो स्कूल या कॉलेज वाले जो है अपने स्कूल या कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं घर घर जा करके, या लोकलिटी में, अपने विलेजेस में, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पम्फलेट कर सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए प्रेरित करते हैं अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में। ये काम किसके द्वारा करा जाता है? ये भी काम स्टाफ के द्वारा ही करा जाता है। तो जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, तो उस स्टाफ को जो है नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं बल्कि फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस का डिफरेंस। ये जो कि एक बीपीओ सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब आता है आपका कॉल सेंटर, यानी कि आईटीईएस इंडस्ट्री का दूसरी कैटेगरी है कॉल सेंटर। Call center is a centralized office used for receiving or transmitting a large volume of inquiries by telephone। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है फर्स्ट ये टू लाइंस में जो है, यहाँ पे मैंने आपको कॉल सेंटर के डेफिनेशन के बारे में बताया कि कॉल सेंटर क्या करता है। क्या है कॉल सेंटर? कॉल सेंटर इज ए सेंट्रलाइज्ड ऑफिस, एक केंद्रीयकृत ऑफिस है which is used, जो प्रयोग किया जाता है फॉर रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंक्वायरीज बाय टेलीफोन। केवल टेलीफोन के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लोगों की इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है, लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है टेलीफोन के द्वारा केवल। और इसे एक ऑफिस में बैठ के जब करा जाता है तो उस ऑफिस को या उस कंपनी को या उस रूम को कॉल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए इसको एग्जांपल इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप जो है आप जो है मोबाइल यूज कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, या सिम यूज कर रहे हैं,
जियो का मान लीजिए आप सिम यूज करें तो आपके जो है कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं, कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं कि जी मैंने ये वाला प्लान का रिचार्ज करवाया था। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ₹199 का आपने जियो का रिचार्ज करवाया था प्लान, मुझे मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, या प्लान के अनुसार मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैसेज सेंड नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, डेटा की स्पीड बहुत कम आ रही है, डाउनलोडिंग स्पीड नहीं आ रही है। तो ये सब इससे मिलती जुलती जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी जो है आपके डिजिटल डिवाइसेस को लेकर, या भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी कंप्लेंट करते हैं। तो मान लीजिए आपने एलजी की वॉशिंग मशीन ली है, तो आप एलजी कंपनी के टोल फ्री नंबर पे जो है कॉल करते हैं कि जी हमने ऐसे ऐसे आपकी कंपनी से, आपके कंपनी के शोरूम से वॉशिंग मशीन ली थी, इस टाइम ली थी, इतने टाइम पहले ली थी, इतनी वारंटी है, ये मॉडल नंबर है, और जब खराब हो गई है तो क्या करता है, कंप्लेंट लिखवाते हैं। या आपको कुछ प्लान चाहिए होता है, मान लीजिए आप मोबाइल चला रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके जो है कनेक्शन के लिए कौन सा प्लान बेटर रहेगा, तो आप जियो कंपनी का मान लीजिए सिम यूज कर रहे हैं, तो आप पूछते हैं कस्टमर पर, जी मैं ये है मेरी डिटेल्स हैं, आप बताइए कि मेरे फ़ोन नंबर पर या टेलीफोन नंबर के कनेक्शन पर क्या एक्स्ट्रा जो है प्लान का ऑफर आप दे सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है टेलीफोन के द्वारा आप घर बैठ के करते हैं, और जो ऑफिस में जहाँ भी आप फ़ोन करते हैं वहाँ भी जो स्टाफ है जो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है या आपकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने कंप्यूटर पर, वो भी एक ऑफिस के रूप में घर पे या घर पे बैठ करके एक कमरे में बैठ करके कंप्यूटराइज्ड कोड रख के मोबाइल पे अपना वर्क कर रहे होते हैं, जिससे जो है कॉल सेंटर का नाम दिया जाता है। परंतु ध्यान रहे ये काम केवल मोबाइल के द्वारा ही होता है, जिसे हम डोमेस्टिक कॉल वॉइस या इंटरनेशनल कॉल वॉइस के द्वारा जानते हैं, और आज के समय हजारों लोग इसमें नौकरियां कर रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं। अगर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क डन बाय कॉल सेंटर्स आर एज फॉलोज, यानी कॉल सेंटर में दो प्रकार से या दो तरीके का कार्य करा जाता है। पहला है इनबाउंड कॉल सेंटर, सेकंड है आउटबाउंड कॉल सेंटर। इनबाउंड कॉल सेंटर देखते हैं, इनबाउंड कॉल सेंटर क्या होता है। इनबाउंड कॉल सेंटर इज ऑपरेटेड बाय द कंपनी टू एडमिनिस्टर द सर्विस सपोर्ट टू द कंज्यूमर्स। अपने कस्टमर्स की, यानी कि इनबाउंड कॉल सेंटर जो होता है कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है टू एडमिनिस्टर द सर्विस सपोर्ट टू द कस्टमर, अपने ग्राहकों को सेवा प्रोवाइड करवाने की, यानी कि किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी है, कोई कंप्लेंट है, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो कॉल सेंटर लगाया गया उसको इनबाउंड कॉल सेंटर कहते हैं। यानी कि उसमें कस्टमर कॉल करता है किसको, कंपनी। आउटबाउंड कॉल सेंटर इज आल्सो ऑपरेटेड बाय द कंपनी टू मेक न्यू कस्टमर और क्लाइंट फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपनी। इसमें जो है कंपनी के स्टाफ के द्वारा कस्टमर को कॉल करी जाती है नया कस्टमर बनाने के लिए, या उसका नई कोई प्लानिंग आया है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, या कोई नई पॉलिसी आई है, उसको परचेज करने के लिए, अपने कंपनी की ग्रोथ करने के लिए, उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको केवल यहाँ पे यह ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि कॉल सेंटर क्या होता है, कॉल सेंटर में कितने प्रकार से वर्क होता है, इनबाउंड कॉल सेंटर, आउटबाउंड कॉल। इनबाउंड कॉल सेंटर वो कॉल सेंटर होता है जिसमें कंपनी वाला जो है अपने कस्टमर को कंपनी वाला जो है अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सुनता है, यानी कि कस्टमर जो है कंपनी में कॉल करता है अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए। और आउटबाउंड कॉल सेंटर वो कॉल सेंटर है जिसमें कंपनी जो है खुद नए नए कस्टमर्स को, नए नए लोगों को कॉल करती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं, आपको नाम से ही पता लग जाएगा। इनका मतलब आना, अंदर, यानी कि कॉल आ रहा है। दूसरा है आउट, यानी कि बाहर जाना, यानी कि कंपनी से बाहर कॉल जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करेंगे बीपीएम। बीपीएम क्या होता है, व्हाट इज बीपीएम? दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ द आईटीएस इंडस्ट्री। BPM स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। BPM की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। BPM इंडस्ट्री इज ए टाइप ऑफ मैनेजमेंट कंपनी और अ इंडस्ट्री whose main work is discipline in operations through various methods such as technology, tools, analysis, measure and so on।
any combination of methods used to manage company's business. This type of industries or companies is called BPM industry. बीपीएम इंडस्ट्री एक वो इंडस्ट्री होती है, एक प्रकार की मैनेजमेंट इंडस्ट्री होती है, मैनेजमेंट कंपनी होती है जो का मुख्य कार्य कंपनी दूसरी कंपनी के ऑपरेशंस को डिसिप्लिन में रखना होता है अलग अलग मेथड्स के द्वारा, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके, टूल्स का यूज करके, अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करके एनालिसिस करते हैं उस वर्क को, उस रिकॉर्ड को, या मेजरमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड, किसी भी दो या दो से ज्यादा मेथड्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा किसी भी कंपनी के बिजनेस को मैनेज करना का जो किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी संस्थान का किसी भी कंपनी का जो काम होता है, उनका कार्य होता है, उस कंपनी या इंडस्ट्रीज को बीपीएम इंडस्ट्री कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ बीपीएम इंडस्ट्री। बीपीएम इंडस्ट्री के फायदे क्या हैं? इट्स मेन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्रीज जीडीपी एंड एक्सपोर्ट। बीपीएम इंडस्ट्री का मुख्य फायदा यह है कि ये किसी भी देश की जीडीपी को, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान प्रोवाइड करवाता है, बहुत ज्यादा योगदान देता है। एंड एक्सपोर्ट, यानी कि किसी भी कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट करना हो तो उसमें जो है बीपीएम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मिलियंस ऑफ पीपल। ये आज के समय में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे कंट्री के लिए ये होता है। और थर्ड है आपका, इट क्रिएट्स इमेज ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज इंडिया। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी भी देश के लिए विदेशों में टेक्नोलॉजी के नाम में, प्रौद्योगिकी के नाम में, या एडवांस टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी और टूल्स और इंफॉर्मेशंस के बारे में, नए काम करने के तरीकों के बारे में किसी भी देश की इमेज को बनाए रखता है। जैसे कि भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, IBM, और भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम से और अलग अलग डिवाइड कैटेगरीज के नाम से हम जानते हैं, वो अपना विदेशों में भी बिजनेस कर रही हैं। और विदेशी कुछ कंपनीज हैं जो इंडिया में बिजनेस कर रही हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी कंट्री की इमेज बनती है विदेश में जाकर, अरे ये तो जो है इंडिया कंपनी है और वहाँ की टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स एरर फ्री एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज टू द कस्टमर। ये अब किसी भी अपने कस्टमर को जो है एरर फ्री, यानी कि असुविधाजनक और बिना किसी असुविधाजनक और बिना किसी गलती के 24 घंटे सेवा प्रदान करती है। इन इंडिया दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। भारत के लिए ये बहुत सबसे बड़ा फायदा है कि देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान प्रोवाइड करती है जो बीपीएम इंडस्ट्रीज है। It provides exceptional services 24 hours to the customer, so it has a very importance for the development of rural area. सबसे लास्ट बेनिफिट यह है कि अपने कस्टमर को 24 घंटे सुविधाएं प्रोवाइड करवाती हैं, सेवाएं प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये किसी भी देश के विकास के लिए, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, देहात क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में के विकास के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए बहुत फायदेमंद है आज के समय, जैसे कि इंडिया। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी एडवांटेजेस हैं बीपीएम इंडस्ट्रीज के। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ बीपीएम इंडस्ट्री, यानी कि बीपीएम इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है, खाका है, किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप का वो खाका बना खिंचा हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ बीपीएम इंडस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो बीपीएम इंडस्ट्री है वो 3 टाइप्स में, 3 भागों में डिवाइड है। उसका खाका जो है 3 भागों में बांटा गया। देखते हैं किस किस में बांटा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे जो बीपीएम इंडस्ट्रीज हैं वो 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है एमएनसी। एमएनसी स्टैंड फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज।
MNCs have their headquarters outside India but operate in multiple locations worldwide including India. MNCs मल्टीनेशनल कंपनी जिनको हम बोलते हैं उनको कौन सी कंपनीज होती हैं? वो कंपनीज होती हैं जो उनका हेड ऑफिस भारत से बाहर होता है, हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर होता है बट ऑपरेट इन मल्टीपल, परंतु वर्ल्ड में, दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोकेशंस पर वो अपने ऑफिस बना के काम कर रहे होते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग इंडिया, उस इंडिया को भी इंक्लूड उसमें किया गया है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ बताया, जैसे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, डेलॉयट, कैपजेमिनी, इस टाइप की जो कंपनीज है ये मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं, यानी कि वो कंपनी जो अपना हेड ऑफिस इंडिया से बाहर रखती हैं और काम इंडिया में अपना ऑफिस को बना करके काम कर रही हैं इंडिया में। जैसे टेक महिंद्रा है, ये जो है बाहर की कंपनी है, कैपजेमिनी है, डेलॉयट है, ये सब बाहर की कंपनी है, मगर इंडिया में इन्होंने अपने छोटे छोटे ऑफिस खोल रखे हैं मल्टीपल लोकेशन पर, जैसे गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, बैंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे, और अपना वर्क कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। इन इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं MNC इंडस्ट्रीज बोलते हैं, और ये BPM इंडस्ट्री का पार्ट है। सेकंड है ISP। ISP स्टैंड फॉर इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। इसका फुल फॉर्म होता है ISP का इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, जो भारत को सेवा प्रोवाइड करते हैं। ISP स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। ISP जो कंपनीज होती हैं वो अपना बिजनेस जो है भारत से शुरू करती हैं। दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया एंड वर्क इन मैनी कंट्रीज ऑल्सो। उनका जो हेड ऑफिस होता है वो इंडिया में होता है, और परंतु वो दूसरे देशों में भी अपना बिजनेस करती हैं। दे फोकस ऑन इंडस्ट्री क्लाइंट्स ओनली, परंतु उनमें खासियत ये होती है कि वो ज़्यादातर ध्यान अपना जो है भारत के लोगों पे, भारत में अपना बिजनेस ज़्यादा चलाती हैं, और विदेशों में जो अदर कंट्रीज में उनका बिजनेस चल रहा है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, फ्लिपकार्ट जो ई-कॉमर्स कंपनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना सभी सामान बेचती है, हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु, कर्नाटक इंडिया। भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है, और इसने इंडिया से ही अपना काम शुरू करा था, और इंडिया कस्टमर पर ही ये ज़्यादा ध्यान देता है जो फ्लिपकार्ट है, और बाकी विदेशों में भी इसका बिजनेस है, अदर कंट्रीज में भी, अगर वहाँ के जो है कस्टमर्स पर इतना ध्यान नहीं देता है। और तीसरा स्ट्रक्चर है, यानी कि तीसरी कैटेगरी है आपकी BPM इंडस्ट्री की, GIC। GIC मतलब GIC स्टैंड फॉर ग्लोबल इन हाउस सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है। GIC organizations complete the needs of their parent company only and do not serve external clients. GIC ग्लोबल इन हाउस सेंटर, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इन हाउस यानी कि अपने घर में ही केंद्रित करती है। यानी कि GIC इंडस्ट्री या GIC सेंटर वो सेंटर या वो संस्थान होते हैं जो केवल एक और केवल अपनी पेरेंट कंपनी, अपनी जो सब्सिडियरी कंपनी, अपनी जो पेरेंट कंपनी है, हमारा जो पूरा ग्रुप होता है, अपना जो पूरा ग्रुप होता है, उसी को सेवा प्रोवाइड करती हैं, अलग से कस्टमर्स को नहीं बनाती हैं और अलग से मार्केट में अपना बिजनेस नहीं करती हैं। एग्जाम्पल है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये एक कंपनी का नाम है जो कंसल्टेंसी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, मगर ये पूरा क्या, टाटा जो है पूरा ग्रुप है, टाटा ग्रुप। तो मगर उसी से रिलेटेड जो टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं ऑल इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसी के लिए काम करती हैं ये, बाकी अपनी अदर कंट्रीज के या अदर कंपनीज के लिए काम नहीं करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था GIC और इट तक आल्सो द स्ट्रक्चर और द कैटेगरी ऑफ BPM इंडस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, यहीं तक था। आपका ये सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, थर्ड क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, हमारी क्लास से जुड़े रहिए और अपने मार्क्स को स्कोर करते रहिए। स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस को सब्सक्राइब करें
शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।